Hello students, my name is Jitendra and today we are going to discuss about NEET previous year questions and the topic is relative motion. So let's start. Our first question is, a ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 meter per hour. The time after which the distance between them becomes shortest is. देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें पता है ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट और ये होती है ईस्ट। क्या कह रहा है, शिप ए है वो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये शिप ए है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। ए शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, साउथ किधर चल रहा है, सॉरी शिप ए किधर चल रही है, इस डायरेक्शन में, और शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो साउथ ऑफ ए कौन सा होगा, ये डायरेक्शन ही तो साउथ ऑफ ए होगी। तो यहां पर शिप बी कितना चली, 100 किलोमीटर। शिप बी कितना चली, 100 किलोमीटर। इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में ये चल रही है शिप बी, ये चल रही है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी जो स्पीड है वो हमें दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट इज। आपको बताना है वो टाइम क्या होगा जब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाए, शॉर्टेस्ट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि एक इस डायरेक्शन में चल रही है और एक इस डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या मैं इनके लिए रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लूं, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के बाद मैं वहां पर चेक करूं कि कितनी डिस्टेंस पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। तो मैं यहां पर दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करूंगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसकी वैल्यू मुझको मिल जाएगी 10√2 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, वो डायरेक्शन होगी कुछ इस तरह से। तो यहां पर मुझे UAB की वैल्यू मिलेगी, और मैं यहां पे देख सकता हूं कि इस पॉइंट से ही मुझे इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलने वाली है। जबकि ये जो पार्टिकल है, जो शिप बी है, वो शिप बी कितनी डिस्टेंस पर चल रही है, साउथ में चल रही है, कितनी, 100 किलोमीटर। तो मुझे यहां पर इसका कंपोनेंट लेना होगा। कंपोनेंट लेने के लिए मैं यहां पर एंगल देख लूं, ये एंगल कितना होगा। देखिए इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या मुझे ये हाइट चाहिए, और यहां पर ये जो वेलोसिटी थी वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और यहां पर भी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर है ए के लिए। तो दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज इक्वल्स टू UA अपॉन UB। सो tan थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 10/10, और ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो उस कंडीशन में मैं यहां पर 100 किलोमीटर का कंपोनेंट लूंगा, और 100 किलोमीटर का जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, 100 cos थीटा।
तो यहां मैं लिखूंगा 100 cos थीटा। ये क्या है? वो शॉर्टेज डिस्टेंस है जो कि हमें चलनी है, और इसके लिए जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कितनी है? tan√2। जो वेलोसिटी अभी हमने फाइंड की थी, रिलेटिव वेलोसिटी, वो थी UAB इक्वल्स टू tan√2। और इसने हमसे पूछा क्या है? इसने हमसे पूछा है टाइम, द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। तो कितने टाइम के बाद उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगी? मैं यहां पे लिख सकता हूं UAB इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं tan√2 इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 100 और cos थीटा दैट मीन्स ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और यहां पे आप लिख सकते हैं tan√2 t इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1/√2। दैट मीन्स टाइम यहां पर कितना होगा? टाइम हो जाएगा 100/10 इंटू √2 इंटू 1/√2। सो टाइम की वैल्यू होगी हमारे पास 5 सेकेंड। इज इट क्लियर? दैट मीन्स 5 सेकेंड पर दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। क्या 5 सेकेंड हमें कहीं मिल रहा है? सॉरी, यहां पर किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो किस में मिल रही है? किलोमीटर पर आवर में मिल रही है। तो आप यहां पर इसको किस में लिखेंगे? इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, और यहां पर सारी वैल्यूज किलोमीटर पर आवर में चलेंगी। इसी तरह से ये जो वैल्यू होगी ये किस में होगी? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी आवर्स में। तो हम यहां पर चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सभी आंसर्स रॉन्ग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स A and B move with a constant velocities v1 and v2 at the initial moment. Their position vector are r1 and r2 respectively. The condition for particles A and B for their collision is। देखिए यहां पर आपको दो पार्टिकल दिए गए हैं, पार्टिकल A दिया गया है, पार्टिकल A दिया गया है और पार्टिकल B दिया गया है। दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि A की जो वेलोसिटी है वो v1 वेक्टर है और B की जो वेलोसिटी है वो v2 वेक्टर है। एट द इनिशियल मोमेंट देयर पोजीशन वेक्टर r, पहले उनका पोजीशन वेक्टर r1 है और इसका B का जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 है इनिशियल कंडीशन में। द कंडीशन फॉर पार्टिकल्स A एंड B फॉर देयर कोलिजन इज। उसने पूछा है कि पार्टिकल A और B के बीच में जो कोलिजन होगी उसके लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। चार कंडीशन उसने दी है, चार कंडीशन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। देखिए दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी आपके पास है, उनके पोजीशन वेक्टर्स आपके पास हैं, तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड तब करेंगे जब उनकी जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैंने क्या कहा? उनके जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, तभी वो दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अगर उनके फाइनल पोजीशन वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं तो वो कोलिजन नहीं करेंगे। तो इनिशियल में यहां पे ले लेता हूं, मैं ये कह रहा हूं द फाइनल पोजीशन वेक्टर must be equal to initial final position vector of
A must be equal to final position vector of B। A का फाइनल पोजीशन वेक्टर और B का फाइनल पोजीशन वेक्टर दोनों सेम होने चाहिए। तो यहां पर इसका इनिशियल कितना है, A का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो कितना दिया है मुझको, R1 दिया गया है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं टाइम t ले लूं कि टाइम t के अंदर v1 वेलोसिटी से चलकर ये किसी दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो इसकी नेक्स्ट पोजीशन के लिए कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये चलेगा v1 वेक्टर इंटू t। किसी t टाइम में ये v1 वेलोसिटी से चलता हुआ इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा और इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, तो टोटल फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी A के लिए, वो हो जाएगी R1 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर इंटू t। इसी तरह से मैं B के लिए भी लिख सकता हूं, ये हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इंटू t। इक्वेशन बनेगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इंटू t। यहां हम लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू t। अब देखिए जो टाइम है, ये टाइम क्या होगा, टाइम के लिए मैं लिख सकता हूं द चेंज इन पोजीशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन पोजीशन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना हो जाएगा, t होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन ये होगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। सो यहां पर टाइम की वैल्यू में पुट कर सकता हूं, इसके लिए मैं लिखूंगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मॉड। हम यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मोड को सिंप्लीफाई करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये इक्वेशन किससे मैच करेगी, क्या इससे मैच करेगी, नहीं करेगी, इससे भी मैच नहीं करेगी, इससे भी मैच नहीं करेगी, किससे मैच करेगी ये इक्वेशन, ये इक्वेशन मैच करेगी फोर्थ ऑप्शन से। तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो गए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति किसी मेट्रो स्टेशन पे जाती है और उसे ये दिखाई देता है कि जो एक्सेलेरेटर है वो काम नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टॉपिंग कंडीशन में है। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन टाइम t1। वो t1 टाइम के अंदर रुके हुए एक्सेलेरेटर पे चलती है और किसी हाइट को ट्रेवल करती है, और उस हाइट को मैं यहां पे h से डिफाइन कर रहा हूं। जब वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है, तब प्रीति जो है वो t1 टाइम के अंदर किसी हाइट h को ट्रेवल कर लेती है। दैट मीन्स मैं यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम t1 किसके इक्वल होगा, ट्रेवल्ड हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से हमने ये इक्वेशन बनाई है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑन अदर डेज इफ सी रिमेन्स स्टेशनरी, अब प्रीति स्टेशनरी पोजीशन पर है, मतलब प्रीति नहीं चल रही है, प्रीति की जो वेलोसिटी है वो 0 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, देन द एक्सेलरेटर टेक्स हर अप इन टाइम 2। सॉरी, यहां पर जो
प्रीति की वेलोसिटी है एक्सेलरेटर की रेस्पेक्ट में वो कितनी है, 0 है, और एक्सेलरेटर मूव कर रहा है, तब वो कितने टाइम में पहुंचती है, t2 टाइम में पहुंचती है। तो अभी भी हाइट तो चेंज नहीं होगी, हाइट तो वही रहेगी h, और वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अब कितना हो जाएगा, ये 0 के इक्वल नहीं होगा, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टाइम जो यहां पर एक्सेलरेटर पहुंचने में ले रहा है वो कितना ले रहा है, t2। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं VEG वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टाइम t2 इज इक्वल्स टू h हाइट को वो ट्रेवल कर लेगा। ये दो कंडीशंस हमको मिल चुकी है। पहली कंडीशन जो हमें मिली है, इसमें एक्सेलरेटर जो है वो रेस्ट पर है, और दूसरी कंडीशन है इसमें जो प्रीति है वो रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर। देखिए, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिफाइन कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं सेकंड इक्वेशन। टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप इन द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी, मूविंग एक्सेलरेटर पे मूव करने के लिए वो कितना टाइम लेगी। अब क्या हो रहा है, इसने पूछा है कि एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में वो कितना टाइम लेगी। मैंने माना कि t टाइम ले लेगी। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर इनटू t इज इक्वल्स टू हाइट, अभी भी वही होगी, हाइट चेंज नहीं होगी। तो मेरे पास तीन इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए, मैं इनको सेपरेटली लिख लूं। यहां हो जाएगा VPG इंटू T1 इज इक्वल्स टू H, VEG इंटू T2 इक्वल्स टू H, VPE इंटू T इक्वल्स टू H। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास और तीनों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है। देखिए, मीनिंग हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ प्रीति विद रेस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे टाइम के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ P प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इंटू T1 इज इक्वल टू H, यह H के इक्वल है। और यहां इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इंटू T2, और इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर इंटू T। इज इट क्लियर? हमें पता है कि जो VG है वो तो 0 ही होगा, दैट मीन्स यहां पर मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल्स टू VP इंटू T1, और यहां पर VP की वैल्यू मुझे मिल जाएगी H अपॉन T1। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर मुझे मिलेगा H अपॉन T2। VP और VE की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो मुझे रिलेशन क्या मिलेगा, मुझे रिलेशन मिलेगा H अपॉन T1 माइनस H अपॉन T2 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसको हम सोल्व करें, H से H कैंसिल हो जाएगा। आगे ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, T1 T2 माइनस T1 इंटू T इज इक्वल्स टू
1। तो रिलेशन मुझे यहां से कुछ इस तरह से मिलने वाला है कि जो t की वैल्यू होगी वो t की वैल्यू हमें मिलेगी T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। हम देख लेते हैं कि क्या ये रिलेशन हमें कहीं पर मिल रहा है। देखिए ये रिलेशन तो हमें नहीं मिल रहा। हमें जो रिलेशन मिला था वो क्या मिला था, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो क्या ये सही होगा? ये रिलेशन सही नहीं होगा और ये रिलेशन भी सही नहीं होगा। तो हम फिर से चेक कर लेते हैं, क्या यही रिलेशन था T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1, T1 T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये रिलेशन सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड ड्यू ईस्ट। यहां पर कंडीशन कुछ इस तरह से दी है, क्वेश्चन को और रीड कर लें। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। देखते हैं, ये उसने रिवर दी है और उसने कहा है कि रिवर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और साउथ बैंक पर कोई पर्सन है, ये साउथ बैंक है रिवर का, यहां से वो जो स्विमर है वो स्विमर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है किसी एंगल पर और शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करना चाहता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ। इस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने के लिए जो स्विमर की वेलोसिटी दी गई है वो दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड, किसके रेस्पेक्ट में, रिवर के रेस्पेक्ट में। इज इट क्लियर? तो देखिए यहां पर मुझे एक वेलोसिटी मिली है रिवर की और एक वेलोसिटी मिली है स्विमर की विद रेस्पेक्ट टू रिवर। किसी एंगल थीटा पे वो ट्रेवल करेगा तो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। हमें पता है कि रिवर की जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर टर्म है और जो स्विमर की वेलोसिटी है वो भी वेक्टर टर्म है। तो क्या मैं इस वेक्टर को यहां पे रिप्लेस कर सकता हूं? तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं वी आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहां से अगर मैं साइन थीटा फाइंड करना चाहूं तो साइन थीटा मुझे कितना मिलेगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 20। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी यहां पर 30 डिग्री। और ये किस डायरेक्शन में है बताइए, ये है वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सेकंड ऑप्शन राइट होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन reaches the floor in time t1 if the elevator is moving uniformly then। इसने कहा है कि कोई पर्सन है वो किसी एलिवेटर के फ्लोर पे खड़ा हुआ है और कॉइन को ड्रॉप करता है। ठीक है, कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम t1, कॉइन को फ्लोर पर पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो t1 है। एलिवेटर अगर यूनिफॉर्मली मूव करे तब उस कंडीशन में क्या होगा। देखिए एलिवेटर अगर यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो वहां पर एलिवेटर की स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, एलिवेटर की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी और कांस्टेंट कंडीशन में उसका जो एक्सेलरेशन होगा एलिवेटर का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और कॉइन को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो कॉइन को ड्रॉप करने के लिए उसने टाइम आपको दिया है t2 सेकेंड कंडीशन के लिए। यहां पर मैं चेक कर लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन when elevator
नॉट मूविंग। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन लगेगा कॉइन पर वो कितना लगेगा, g लगेगा, ठीक है। तो यहां पे हाइट जो ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी, उसको मैं 0 कर दूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं हाफ g t1 स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन उसने दी है, व्हेन एलिवेटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो यहां पर अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, रिलेटिव एक्सेलरेशन एलिवेटर और उस कॉइन के बीच में, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 प्लस यहां पे कॉइन का जो एक्सेलरेशन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। तो एलिवेटर तो चल नहीं रहा, चल रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। लेकिन कॉइन का जो एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, g होगा। तो ए रिलेटिव मुझे कितना मिल जाएगा, g मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं फिर से हाइट फाइंड करूं, हाइट तो सेम ही होगी और वो होगी हाफ ए रिलेटिव इनटू, इसके लिए जो टाइम ले रहा है वो t2 ले रहा है, t2 स्क्वायर, और यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ g t2 स्क्वायर। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि t1 और t2 दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर t1 और t2 एक दूसरे के इक्वल होंगे तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। सो स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।